प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा राष्ट्र 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था, जो आप लोग सब जानते हैं। और इसी दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं ना, स्वाधीनता दिवस भी इसको बोलते हैं। तो स्वाधीनता दिवस की आप सभी को एक बार पुनः बधाई हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक जो आपकी है वो इस वक्त चल रही है। उसके हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए, यानी कि आज का जो चैप्टर है ना, अध्याय 9, ये कंप्लीट होने के बाद में आपका पद्य जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गद्य स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आज का जो चैप्टर है वो है मेरा नया बचपन। पाठ का नाम क्या है? मेरा नया बचपन। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 अध्याय 9 मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सुभद्रा कुमारी जो चौहान जो लेखिका है, इन कवयित्री का जन्म सन 1904 में हुआ था और मृत्यु सन 1948 में हुई थी। जन्म स्थान इनका इलाहाबाद, प्रयाग कह सकते हो आप, है ना, निहालपुर। और इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। प्रमुख रस वीर एवं वात्सल्य रस की ये कवयित्री रही है। इनके बारे में आगे है, लेकिन झांसी की रानी जो कविता थी ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आते ना, आपने पढ़ा है ना सबने। हाँ, तो वो जो कविता जो थी ना, एक तरीके का लोकगीत है ना। सब हम 15 अगस्त 26 जनवरी को सब बच्चे जो भाग लेते हैं ना कल्चर प्रोग्राम में, जो लेते थे बचपन में, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया ना आप लोगों ने? हाँ, नहीं किया तो बात अलग है, बाकी करना चाहिए। हर प्रोग्रामिंग में भाग लेना, इससे क्या होता है, अपनी जो बोलने की जो कला होती है उसका सुधार हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फिर अपने नए समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था। अब यहाँ पे प्रयाग दे रखा है मैंने, इलाहाबाद, निहालपुर ये दे रखा ना, ये एक ही जगह भी, समझ गए? हाँ। तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वही हुई है। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। देखो, सुभद्रा कुमारी जी ने, है ना, जब ये 5 साल की थी ना, तब पहली कविता लिखी थी। इसका मतलब इनका साहित्य के प्रति बचपन से ही रुचि थी, प्रेम था, है ना। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। अब ये जो कवयित्री है ना, अपना जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था ना, हाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला आंदोलन, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे, उनमें इन्होंने भाग लिया था, है ना। तभी तो ये वीरस की कविता ना, बहुत सारे लोगों को जागरूक करने के लिए, तभी इनकी ये कविता बहुत प्रसिद्ध है। झांसी की रानी जो थी ना, ये तो इतना प्रसिद्ध है कि लोग हर प्रोग्राम में, मैंने आपको बता दिया, गाते। तो ये इनकी रचना लिखी हुई थी और इस आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार ये जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। पहली जो है वो राष्ट्रीय भावना की और दूसरी है घरेलू जीवन की। बहुत बढ़िया चीज है ना। यानी इनकी जो कविता, इन्होंने एक तो राष्ट्रीय भावना जो है ना वो मिलती है, दूसरी क्या है, घरेलू जीवन जो इनका था ना, उस पर कविताएं बनाई हुई है इनकी। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। यानी इनकी जो कविताएं जो है ना, उस वक्त की जो समसामयिक घटनाएं थी, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति की भी गहरी छाप मिलती है इनकी कविता में।
उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती है ना। पीछे हमने क्या पढ़ा था, याद है ना? हाँ, नई कविता वाला वो पढ़ा था ना। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है। यानी भाव और अभिव्यक्ति का बहुत ही गहरा तादात्म्य क्या होता है जानते हो ना? हाँ, मिलाप, एक तरीके का मिलाप ही हो गया ना। इसलिए कोई भी भाव उनके कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीतों के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था। पता है इस ये कितनी भी, हम लोग जब जब 15-26 जनवरी को इस कविता को बोलते ना, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, भरकुटी तन चुकी थी, तलवारें निकल चुकी, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो ऐसा जोश सा आ जाता है। हमने मतलब ऐसा लगता है कि जब वो लड़े तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा, है ना। यानी ये जोश जगाने वाली कविता थी, तो अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया। पर यह लोगों को कंठस्थ थी, अब लोगों में ये इतनी रस बस गई, हाँ, ये अब कंठस्थ हो गई। अब जैसे हमें भी कंठस्थ हो गई थी, अब बार बार इसको पढ़ेंगे, है ना, तो कंठस्थ हो जाती है ना कविता। वैसे तो वो चाहे कितने जब्त कर लो, है ना, याद तो होती है। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। तो अब चलते हैं आगे। सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विद्याओं में भी लिखा है। इनका मतलब ये नहीं कि भी ये सिर्फ कविता ही लेखना इनका, है ना, इन्होंने कहानियां भी लिखी है, निबंध भी लिखे है। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सेमसरिया पुरस्कार यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इनको मिला है। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। यानी उस समसामयिक क्या होती है जानते हो? उस वक्त की जो वर्तमान की जो बातें होती है ना, वो समसामयिक कहलाती है। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है, जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी है। इनकी पहचान किस प्रकार की कवयित्री के रूप में? राष्ट्रीय चेतना और हृदय की कोमल भावनाओं को, हाँ, सहजता से अभिव्यक्ति देने वाली। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। यानी ये कोई क्या बोलते वो कलाकारी नहीं, है ना, शब्दों का मायाजाल नहीं है इनके पास। इन्होंने सिंपल लिखा, लेकिन लिखा बहुत शानदार है। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। यानी बहुत कम कवियों ने ऐसा कुछ लिखा है ना। यह भी एक देखो, लिखने की एक कला होती है, वो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कब जागती है पता नहीं, है ना। कुछ लोग क्या लिखते हैं, कुछ लोग, आप समझते हो सब बातें, लेकिन उन लोगों में अब इनका हमने पढ़ा भी 5 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली कविता लिखी थी। बोलो 5 वर्ष का बच्चा कोई लिख सकता है ना। जब ये स्कूल जाने वाली उम्र में थी तब इन्होंने कविता लिखी थी। यानी इनका ये रुचि होती है इस चीज में, है ना, तभी तो कवि बनती है, कवियत्री बनती है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहां किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। अब ये जो कविता इन्होंने लिखी थी ना, तो इन्होंने कब लिखी? जब इनकी शादी हो गई और इनकी एक बेटी हुई थी, उस बेटी के बचपन को देखकर अपना खुद का बचपन इनको याद आ गया था, तब इन्होंने ये कविता लिखी थी, है ना। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की कविता का, मेरा नया बचपन। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान कवियत्री जो है, इनकी रचना है मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना, निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब यहां से इन्होंने स्टार्टिंग की, क्या करी थी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अब भाई देखो, बचपन की यादें तो सबको ही आती है कि नहीं आती? हाँ,
अब कर सकते हैं क्या वैसे हम लोग? अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्या बोले लोग, क्या कह रहे हैं, भैया तो समझदार हो गया, अब तो अब सियाना हो गया है ना। लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है। तो कवियत्री यही कह रही है कि भाई बार बार मुझे बचपन की मधुर यादें जो है ना वो आ रही है ना। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, यानी बचपन तू तो चला गया और तेरे साथ ही मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशी वाली जो फीलिंग जो थी ना वो भी चली गई। अब कह रही है क्या था उसमें कि चिंता रहित खेलना खाना हुआ है, फिरना निर्भय स्वच्छंद। अब कोई टेंशन नहीं, बस खानो पीनो खेलनो कूदनो, है ना, यही मस्ती बचपन था। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यानी ऐसा माहौल जो था कि अब उसको भूलना, है ना, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अतुलित आनंद, इस प्रकार का आनंद मिलता था बचपन में, वो कैसे भूला जा सकता है। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसमें देखो कठिन शब्द मैंने कुछ के दे रखे हैं साथ में, वो आप लोग पढ़ लेना। ये अगर पैरा ये आ जाता है ना आपका पद्यांश, 4 लाइन 6 लाइन जैसे भी आती है, तो आप उस पर कैसे लिखोगे कि भाई यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन की रचना मेरा नया बचपन से अवतरित है। इसकी रचयिता कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवियत्री ने यहाँ अपने बचपन की मधुर यादों का वर्णन किया है और इन्होंने बताया कि बचपन के आनंद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तो अब आगे व्याख्या लिखेंगे तो बता दें भी, कवियत्री कहती है कि मुझे अपने बचपन की यादें बार बार आती है, उन यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो बचपन है ना वो स्वयं बीत गया तो अपने साथ जीवन की संपूर्ण मस्ती और खुशी भी ले गया। अर्थात बचपन की अवस्था बीत जाती है, उसके साथ ही जीवन का सच्चा आनंद, मस्ती, खुशी भी चली जाती है। उस अवस्था में न कोई चिंता होती है, ना कोई भय होता है, बस अपनी मस्ती में बिना किसी रोक टोक के खेलना कूदना होता है, खाते पीते दौड़ते भागते रहते थे। बचपन की इन मस्त भरी यादों को कैसे भुलाया जा सकता है। अर्थात बचपन का वह अतुलित आनंद अन्य किसी भाव में पाया नहीं जा सकता। अतः बचपन की उन मधुर यादों, खुशियों और मस्ती भरी आनंद का कोई भी जवाब नहीं है। बचपन तो बचपन ही था, है ना। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। अब कवियत्री क्या करे भाई, उस टाइम में ना कोई ऊंच नीच का फर्क ही, बच्चों को तो कुछ चीजों का मतलब ही नहीं होता ना, उसके लिए सेम है। पीछे हमने पढ़ा भी था ना, बताया भी है कवि ने, ऊंच नीच का ज्ञान ही नहीं था, हमें कोई लेने देने थे, कौन बड़ा कौन छोटा है, छुआछूत किसने जानी, है ना हमें कोई छुआछूत का मतलब था, हम तो सबके साथ मिलजुल कर खेलते थे। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। अब कवियत्री कह रही है कि मैं मेरी झोपड़ी जो थी ना उसमें भी मैं फटे पुराने जैसे भी कपड़े थे, चिथड़े शब्द है ना, हाँ, जैसे भी कपड़े थे, मैं तो रानी बन के रहती थी, यानी बचपन में मेरी रानी बेटी, मेरी रानी बेटी बोलते ना ऐसे बच्चों को, तो वो करीब मैं तो उस हिसाब से रहती थी। किए दूध के कुल्ले में नहीं। अब दूध के कुल्ले करने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि बच्चे, छोटे बच्चे जो होते ना, उनको जब वो दूध पीते बच्चे होते ना, तो उनको कई बार दूध की उल्टियां आ जाती है ना। हाँ, मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, सुधा मतलब दूध, अमृत रूपी दूध। अब कहते हैं मैं तो अंगूठा चूस के ही काम कर लेते है ना। किलकारी किलोल मचाकर सुना घर आबाद किया, मैं पूरे घर में किलकारी मचाती थी, है ना। किलोल किलोल तो बच्चे खेलते रहते ना, उसको बोलते मचाकर सुना घर आबाद किया। पूरे घर में, कहते हैं ना, बच्चे अगर घर में हो तो वो घर आबाद लगता है, ऐसा फील होता है कि हाँ एक, है ना, बात तो है ना। अब लग रहा है ना सबको, हाँ, क्योंकि कोरोना काल आ गया, आजकल बच्चे सब घर पे ही रहते हैं, तो कुछ तो खटकने भी लग गया है। कई लोग पूछ लेते हैं सर स्कूल कब लगेगा, बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल तंग नहीं करते, तो बचपन तो है भैया ही, है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं। कवियत्री ने यहाँ पे बताया कि बचपन में बच्चों का जीवन कैसा होता है और किस प्रकार घर के आंगन में वो खुशियों से भर देते हैं। यहाँ बच्चों की निर्भयता का उदाहरण दिया है। बच्चे डरते तो है नहीं, उनको थोड़ी पता होता है कौन क्या कहते हैं। वो तो किलकारी, अब अपन किलकारी मार सकते हैं क्या, ये बताओ। किलकारी मारे ना तो लोग कहते हैं क्या बात है, बावड़ हो गई, पागल हो गए, देखो देखो की हो, है ना। बच्चे कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो छोटे बच्चे नादान है, उनको कोई फिक्र नहीं, है ना। वो रो सकते हैं, हंस सकते हैं, है ना। अपनी भाषा में बोले नहीं, लिटनो, हाँ, रेत में भी लिट जाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं।
तो सुभद्रा कुमारी जी ने कहा है कि उन्हें बचपन में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था और आपसी छुआछूत का भेद तो कोई जानता भी नहीं था। उस समय तो मैं झोंपड़ी में रहते हुए फटे पुराने कपड़े पहने हुए स्वयं को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। हमें बचपन के सभी सुख प्राप्त हुए। मैंने अपना अंगूठा चूसकर अमृत पीने के समान सुख का अनुभव किया, अर्थात बचपन में बिना किसी दुख पीड़ा के पूर्ण सुख की अनुभूति हुई। अपने घर में उछलते कूदते किलकारी मारते थे, जैसे हम घर के सुनेपन को दूर करते थे और घर में एक अपनापन और घर जो है वो भरे पूरे होने का वातावरण बनाते थे। अतः मेरे बचपन की यादों को जीवन का अविस्मरणीय समय कहा जा सकता है, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर दूध के कुल्ले करना, ये एक तरीके का मुहावरा भी है भैया, दूध के कुल्ले करना ना। हाँ, मौजी मौजी। तो दूध के कुल्ले करने का मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना, है ना। खुशियां मनाना भी कह सकते हैं। या फिर बच्चों द्वारा दूध पीते समय मुंह में जो दूध उगल देना, नहीं उल्टी करना, वापस कर देना, छोटे बच्चे आप देखते होंगे ना। हाँ, तो वो अर्थ यहाँ पे आया है। इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। तो ये विशेष था। बाकी हम आगे देखते हुए अगला क्या कह रहा है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। अब कवियत्री यहाँ का वर्णन करेगी भी वो एक बार किसी वजह से रोने लग गई तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, अपने भी फैमिली में कोई बच्चा, छोटे बच्चे रोने लगते हैं, सब उसकी तरफ दौड़ के बोलते भाई क्या हुआ, सब है ना, गोद में ले लेते हैं ना। तो यही कवियत्री के साथ हुआ। कवियत्री क्या करिए, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। कहते भी मैं मचल जाना, किसी चीज के लिए जिद करते हैं ना हम लोग, हाँ तो ले सुन, है ना। रोना और मचल जाना भी, रोने में भी आनंद बता रही, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे ना, सुबक सुबक के रोना, यहाँ से आंसुओं की टपक, वो आंसुओं की जो टपकने की जो बात, उसको कवियत्री ने क्या कहा, जयमाला। जयमाला क्या था, जीत की माला। जिद की बच्चों की जिद जो होती है वो पूरी होने की जीत, तो वो कहती है वो भी जयमाला जैसी लिखती थी, यानी आंसू लगातार बहना मोतियों की तरह। मैं रोई, अब कवियत्री कहते भी मैं किसी बात के लिए रोई तो माँ काम छोड़कर आ गई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। हाँ, गोद में लेके लाड करे करे तो झाड़ पोंछ किया, है ना। झाड़ पोंछना मतलब भी हो सकता है गिर गई होगी या कोई, तो उसको क्या किया, कवियत्री की माँ दौड़ के आई थी ना, और उनको चूम चूम के उनके जो गीले गाल थे आंसुओं की वजह से जो, है ना, तो उनको सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया। अब दादाजी, कवियत्री कह रही, दादाजी जब मैं रोती थी तो क्या करते थे वो, देखो चंदा मामा ऐसे बोलते थे ना, तो दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे। नैन नीर युत यानी आंसुओं से भरे नेत्र जो है ना, आंख जो है चमक उठती, जल्दी से खोलते ऐसे, है ना, कहाँ है चंदा मामा, है ना, देखते, दमक मतलब चमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। अब आंसुओं में कोई आंसू आ रहे, अचानक से वो मुस्कुरा देते हैं तो सब ऐसे खुश होते हैं, देखते कैसे कर रही है ना। तो इस तरीके से कवियत्री ने एक फीलिंग, मानवीय फीलिंग जो होती है वो चीजें बताई है। तो इसमें कवियत्री सुभद्रा कुमारी जी कहती है कि बचपन में यदि किसी बात पर रोने लगे या मचल जाए तो वह रोना और मचलना भी अलग ही आनंद प्राप्त करता है। रोते समय बहने वाले आंसू भी एक प्रकार की जीत का एहसास कराते हैं तथा जयमाला के रूप में लगातार बहते रहते हैं। कवियत्री अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताती हुई कहती है कि एक बार मैं रोने लगी तो माँ अपना सारा काम छोड़कर दौड़ी चली आई, मुझे गोद में उठा लिया, मेरे आंसू पोंछे, बार बार मुझे चूमने लगी। मेरे आंसू पोंछने और बार बार चूमने से आंसुओं से भीगे गीले गाल भी सूख गए। तब दादा ने मुझे बड़े लाड से चंदा दिखाकर चुप करवाया और मेरे नेत्रों से बहते आंसुओं का जल रुक गया। मेरी आंखों में खुशी की दमक आ गई। मेरा धुला हुआ सा मुस्कान भरा चेहरा देखकर सभी के चेहरों पर प्रसन्नता छा गई, सभी के चेहरे खिल उठे। इस प्रकार बचपन में प्रेम व सहानुभूति का जो वातावरण मिला वह जीवन की सच्चाई को उजागर करता है तथा दुख में भी सुख का संदेश देता है। अब यहाँ पर
अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, वात्सल्य रस का भी सुंदर प्रयोग हुआ है ना। हाँ, ये देखो मैं जो आपको अलंकार और रस, ये जो अपने जो सिलेबस में ना, इनका अलग से वीडियो बना के आपको ये जो पाठों में जो उदाहरण है ना वो सब समझाऊंगा, अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। हाँ, आप लोगों के स्पॉट पे ही सारा काम होगा, जिस दिन आप लोग कम हो जाओगे उस दिन बंद कर देंगे, और क्या नया सिस्टम चालू हो जाएगा कोई। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। रोना के बाद में क्या है? हाँ जी, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। अब यहाँ तक की कहानी क्या थी? बचपन की। अब कवियत्री क्या होगी? बड़ी होगी, है ना। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी। वह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब यहाँ पे क्या हो गया? कवियत्री जो बचपन से किस में आ गई? किशोर अवस्था में आ गई। तो अब बहुत सारे उनके मन में भाव प्रकट होने लगे, है ना। वो कह रहे वो सुख का साम्राज्य था ना बचपन, वो छोड़कर मैं अब मतवाली होगी, बड़ी होगी, है ना। लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी। अब कह रहे मैं इस एज पे आ गई भी, वो बचपन छूट गया मेरा, कुछ ठगी गई, मैं लूट गई। हाँ, लाज भरी आंखें थी मेरी। अब वो आंखें भी वो वैसी नहीं थी कि जो चीज चाहे बोल दे रोने लग जाए ऐसे, है ना, जो मन मर्जी करे वो भी नहीं कर सकती थी। मेरी मन में उमंग रंगी। लेकिन अब जो किशोर अवस्था है उसकी जो बातें आई है वो मैं आपको व्याख्या के तौर पर बता देता हूँ। कवियत्री सुभद्रा कुमारी जी कहती है कि वह अपने बचपन के सुख का साम्राज्य छोड़कर बड़ी हुई। जैसे जैसे मैंने अपने बचपन का संपूर्ण सुख लुटा दिया, उस प्रकार में लूटी हुई ठगी हुई सी दौड़कर बचपन से किशोरावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी होगी। अर्थात मेरा बचपन बीत गया और मैं किशोरावस्था में पहुंच गई। मेरे नेत्रों में एक और तो लज्जा का भाव था, दूसरी ओर मन में सुंदर सपनों की उमंग भरी थी। मैं अपने सुखों के सपने देखती और सुख भरे जीवन के स्वर सुनती, चंचलता से उछल कूद करती बड़ी हो रही थी। लेकिन मेरे मन में एक चुभन सी थी कि मेरा बचपन न जाने कहाँ चला गया, और यह सब अनोखी सी किशोरावस्था कहाँ से आ गई, है ना। मैं अपने मन ही मन में सोचती थी कि इस प्रकार अपने पूरे परिवार में मैं ही अकेली क्यों? इन सब के बीच मेरा अकेलापन मुझे खटकता था। मैं पहले की तरह अपने परिजनों के साथ हिल मिलकर बड़े प्यार से रहना चाहती थी। अतः मुझे मेरे बचपन का वातावरण कुछ टूटा हुआ सा जान पड़ा और मैं स्वयं को ठगी हुई सी महसूस करने लगी। यानी ऐसे पर्सन आ जाते हैं कि भी अब हम ऐसा पहले करते थे, वैसा हम क्यों नहीं करते थे, है ना। ये मेन जो बात बताई है ना इन्होंने बताई है। मतलब किशोरावस्था में बचपन की कमियों का समझने का प्रयास किया और मन में बचपन की यादों में डुबोए रखना चाहती थी कवियत्री। लेकिन अब वो बात नहीं रही क्योंकि उम्र बड़ी होगी ना। हाँ, तो इसमें अनुप्रास और अलंकार, उपमा अलंकार के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। हाँ जी, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन, ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अब यहाँ पे कह रही है कवियत्री, भी अब मैं बड़ी होगी तो बहुत सारी परेशानियां भी आएगी, है ना। तो कह रही है ना, अब युद्ध क्षेत्र संसार बना, है ना। अब तो जिम्मेदारियां भी आएगी, कष्ट भी आएगी, है ना। तो यहाँ पे कवियत्री ने क्या किया कि बचपन के बाद युवस्था की कठिनाइयां और चिंता के कर्तव्यों के भार की बात इसमें आ गई। इसमें जवानी का समय सुखदायक होने के साथ साथ कर्तव्य का भार भी लाता बताया गया है। तो कवियत्री ने यहाँ कहा कि हे बचपन, मैं तुझे ही खोजती रहती थी, लेकिन तूने तो मुझे ही ठगा दिया, अर्थात मुझे अपने से दूर करके जवानी के हाथों में सौंप दिया। मैं तुम्हारे साथ मिलकर बचपन के सुख चाहती थी, लेकिन तूने तो मुझे जवानी के दुख और चिंता और उपेक्षाओं के जाल में फंसा दिया। मैं यह मानती हूँ कि जीवन की प्रत्येक अवस्था का सुख अनुपम और अद्भुत होता है। इनमें से युवावस्था का सुख तो सबसे निराला और अलग होता है।
और युवस्था में मन ढेर सारी कामनाओं से भर जाता है, जिससे जीवन में उन्नति और विकास होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के इस झंझट से सारा संसार ही एक युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगता है। यानी काम जो वजन हो जाता है ना, हाँ, धीरे धीरे अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी आती रहेगी। चारों ओर सभी लोग अपने कर्तव्य में जुटे दिखाई देते हैं। संसार के लोगों को देखकर स्वयं के मन में भी कर्तव्य की भावनाएं प्रकट होती है। अर्थात बचपन निश्चित खाने और खेलने का रूप है, तो जवानी में सुखों की कल्पनाओं के साथ चिंता व कष्ट व कर्तव्य का भार जीवन पर बढ़ जाते हैं, जो युवावस्था की पहचान कराता है। अब यहाँ पे भी कवियत्री ने क्या अनुप्रास अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति आपके सिलेबस में है, अलंकार भी है, तो वो मैं सारे करवाऊंगा आपको, अलग से वीडियो बनाएंगे उसका, है ना। साथ साथ में बता के चले ना, तो फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर है कि उसके उदाहरण एक साथ नहीं ले सकते, तो अलग से बना देंगे। तो यहां तक तो ये आ गया। अब चलते हैं अगले। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली है अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्यों आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब देखो यहाँ आते हुए, है ना, मेन बात यहाँ से स्टार्ट हुई है। वो बचपन क्या नहीं, अपनी बच्ची को देखकर कवियत्री जो थी ना, उस टाइम में इन्होंने ये कविता लिखी थी, लेकिन वो तुरंत नहीं बताना चाहती थी। वो पहले अपना बता रही थी कि भाई देखो ये हालत हो गई। अब वो कह रही है बचपन में, अब फिर वापस बचपन में ले जा रही है आपको, है ना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, है ना। कह रही है बचपन एक बार फिर से आजा, जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, है ना। तो कवियत्री ने क्या किया, भी युवावस्था में भी बचपन को न भूलकर उसे अपने लिए सुख पाने हेतु बुलाने की चेष्टा किया, जिससे बचपन की सुख समृद्धियां भरी हुई है। अब यहाँ से जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। कवियत्री ने अपनी बेटी की क्रियाओं को देखकर चाहा कि एक बार फिर से उसका बचपन लौट आए, इसलिए एक दिन सुभद्रा जी ने अपना बचपन पाने के लिए उसे बुलाया। हे मेरे बचपन, तू फिर से आ जा और मेरे मन को स्वच्छ शुद्ध शांति प्रदान कर दे, है ना, निर्मल शांति, है ना, प्रदान कर दे। इसलिए जो शांति मेरे मन की व्यथा और व्याकुलता को मिटाने वाली प्राकृतिक व स्वाभाविक है। मेरे बचपन की वे भोली सी और सरल मधुरता से भरा पाप रहित प्यारा वह सुखद जीवन फिर से लौटे। क्या मेरा वह बचपन लौटकर मेरे मन की दुखपूर्ण स्थिति को दूर कर सकेगा, है ना। अब ये कवियत्री इस चीज को सोच रही है, अर्थात जीवन के समस्त दुख व संताप बचपन की मधुर भोली प्यारी भावना से दूर हो जाते हैं। जब कवियत्री अपने विचारों में बचपन को बुला रही थी, तभी उसकी मन की भावनाओं को समझते हुए जैसे बेटी ने कुछ बीच में बोला। अपनी बेटी की मधुर वाणी सुनकर कवियत्री का घर अर्थात कुटिया स्वर्ग के बगीचे की तरह, है ना, नंदनवन आया ना, स्वर्ग का बगीचा, नंदनवन, नंदनवन किसको कहते हैं, स्वर्ग के बगीचे को। उस बगीचे की तरह सुखद व आनंददायक बन गया। अर्थात बेटी की वाणी से क्या हो गया, सारी कुटिया, सारा वातावरण सुखद और मनमोहक बन गया। अब यहाँ पे भी उपमा और नंदनवंशी, है ना, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है ना। और बचपन का महत्व बताते हुए जीवन पर उसका सार्थक प्रभाव बताया है, और बचपन को स्वर्ग के प्रभाव अनुसार सुखद शांति प्रदान करने वाला बताया हुआ है। यहाँ तक कविता हमने पढ़ ली है। अब आगे आएगी, हाँ, अब वो बच्चे कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, अब वो शुरुआत हो रही है। तब कवियत्री क्या सोच रही है, देखो, माओ माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी एहलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। हाँ, अब माँ बेटी दोनों बात कर रही है ना। और बेटी क्या अभी, हाँ, मिट्टी खा के आई थी, तो बच्चे हैं, बच्चों का मन भी ऐसे ही होता है, तो वो अपनी मम्मी के लिए भी लेके आ गई।
माओ, उसने माँ क्या करे कि माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आए थे। वह अपनी बेटी के बारे में कह रही कवियत्री क्या करे कि मेरी बेटी जो है वो मुझे माओ कहकर बुला रही थी, तो मन बहुत खुश हुआ, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। अब बचपन याद आ रहा है ना सबको, हाँ बचपन में ना, हाँ रेत में छोड़ते ही सारा माटी खाना आ जाता, वही कहानी यहाँ पे आ गई वापिस। बचपन सबका एक जैसे ही होता है। अब ये अलग बात है कि भी टाइल वाले फर्शों पे अगर गुजरा तो वहां कहाँ से मिट्टी खाओगे, है ना। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, पुलक रहे थे अंग। अब डर एक तरीके के वो पुलक रहे थे, इनका मतलब ये चमक रहे थे, लेकिन साथ साथ में डर भी तो होता है कि गुद्दी में नहीं मार दे, है ना। दृगों में कौतूल था, छलक रहा था। दृग मतलब नैनों में, कौतूल एक एक तरीके का चरद सा हो रहा है ना, अलग से माहौल बन रहा भी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, मुंह के ऊपर तो अलग ही खुशी, हाँ हाँ मिट्टी खा गई, कोट चढ़ गई, है ना। विजय गर्व था झलक रहा, है ना। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ। वह प्रफुल्लित हृदय से मैंने कहा तुम खाओ। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री ने अपनी बेटी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करते हुए उसके बचपन से अपने मन की खुशियों को जोड़ने का प्रयास किया है। कवियत्री भी तो यही करे, भी बचपन में मैं भी तो ऐसे ही थी, है ना। हाँ, तो सुभद्रा कुमारी जी कहती है कि जब वह अपने बचपन की यादों में खोई थी, तब अचानक बेटी की आवाज सुनाई दी जो माँ कहकर बुला रही थी। उसने मुंह में मिट्टी भरी थी, कुछ हाथ में भी लाई थी। वह अपने हाथ की मुट्ठी, है नी, मुझे दिखाकर यानी कवियत्री को दिखाकर बोली माँ आप भी खाओ। उसका प्रत्येक अंग प्रसन्नता से सरोबार था, नेत्रों में जिज्ञासा का भाव दिखाई दे रहा था, मुख पर खुशी की लालिमा थी। उसे अपने मिट्टी खाने और खिलाने के कार्य पर गर्व हो रहा था, है ना। अब उसको लग रहा था कि मैं ही खाऊं, मम्मी को भी खिलाऊं, क्योंकि उस वक्त बचपन होता ही ऐसा, है ना। अर्थात बालिका का मन प्रसन्नता से भरा, चिंताहीन और निडर था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या लाई हो, तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगी माँ आप भी खाओ। यहाँ बालिका के मन की अबोधता, अज्ञानता के साथ प्रेम व समर्पण का भाव व्यक्त होता है। अपनी बेटी की वाणी सुनकर उस अबोधता को देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। मैंने उसे डांटने की अपेक्षा कह दिया कि तुम ही खाओ। अर्थात बचपन का भाव प्रत्येक कठोरता, चिंता, व्याकुलता या कर्तव्य निष्ठा के भय से प्रभावित नहीं होता। अतः अपनी बेटी के भावों में मैंने अपना नया बचपन देखा। अब समझ में आ गई। कवियत्री चाहती तो उसको लगा भी सकती थी कि ये क्या हो गया, तूने मिट्टी खा ली, हाँ मुझे और खिला रही है। लेकिन कवियत्री तो कवियत्री है भैया, वो उस पल का आनंद ले रही थी, उसको पता, है ना। हाँ समझने वाली बात है, फील महसूस की जा सकती है। कविता को महसूस करके देखो, फिर लगेगा कि हाँ बचपन में चले गए हम लोग। कवियत्री ने यहाँ पे अनुप्रास और उपमा अलंकार के साथ माधुर्य गुण, वात्सल्य रस का सुंदर प्रभाव दर्शाया है। और सुभद्रा जी ने अपनी बेटी की क्रियाओं में अपना बचपन अनुभव किया और इसकी अबोधता व निडरता में अपने मन की प्रसन्नता खोज ली, है ना। चलिए फिर लास्ट पैरा देख ले, पद्यांश देख लेते हैं। अब यहीं से वापिस हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। अब वो अपनी बेटी करे कि नहीं बेटी तू ही खा ले मिट्टी तो। पाया, अब यहाँ कवियत्री क्या करी है वो देखो कि पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। अब वो अपनी याद आ गई। कवियत्री भी ऐसा ही करती थी, हाँ ऐसा कवियत्री क्यों, हम सब भी करते थे, वो बचपन तो बचपन थी। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया है। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया है। यानी कवियत्री क्या करे कि मैं अब मेरा बचपन किस में देख रही हूँ, मेरी बेटी में देख रही हूँ कि मैं भी ऐसा ही करती थी। कह रहे ना हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, अब खुश हो गई कवियत्री, तो बहुत खुशी, अलग खुशी हो रही है कि उसको अपना बचपन भी तो याद आ रहा था। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। मैंने तो वो बचपन पा लिया, किसके रूप में, बेटी के रूप में। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, है ना। अब उसकी वो सुंदर छवि जो है ना, मूर्ति का मतलब यहाँ चेहरा भी हो सकता है, आकृति भी देख सकते हैं। उसका जो रूप जो है ना, सुंदर रूप देख के मुझ में नव जीवन आया। वो
कवियत्री क्या करे भाई, मैं तो नया जीवन मिल गया एक तरीके से, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, अब उसके साथ जैसा वो करती मैं भी वैसा ही करती हूँ, तुतलाती हूँ जैसा वो तुतलाती है ना। बचपन में बच्चे स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो वो भी उसके साथ वैसे ही बात करती, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवियत्री यहाँ पर क्या कर रही है कि भाई मैं भी उसके साथ बच्ची ही बन जाती हूँ। हाँ, दोनों एक जैसे हम लगते हैं क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया है, कवियत्री ने अब एंडिंग में बात बताई है जो शुरुआत में कही थी ना, बचपन कह रही है कि मैं जिसे बस बरसों से खोज रही थी ना, अब जाकर उस बचपन को मैंने पाया है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया है। वो कह रही है कि जो चीज मेरी उम्र में बीत चुकी थी, आज मैंने अपनी बेटी के रूप में उस बचपन को फिर से प्राप्त कर लिया है। ये ना, हाँ, कृष्ण लीला वाला जब पाठ पढ़ते हैं ना, तब हमें ऐसा ही महसूस होता है ना, कृष्ण जी की जो बचपन का जो पढ़ते हैं ना उस टाइम में। हाँ, सूरदास जी का चैप्टर अपने शायद थोड़ा था, है ना, अलग भ्रमर गीत था, लेकिन उनकी बहुत सारी और सारी रचनाएं हैं, उनमें हमने पढ़ा है हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारे। जब पढ़ते हैं ना तो बहुत आनंद आता है ना। हाँ, अब ऐसा लगता है कि हम खुद उस कविता में गीत में खोए हुए हैं, है ना, क्योंकि मैंने बोल दिया कि महसूस किया जा सकता है इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है कि जब मैंने अपने बेटी की बातें सुनी तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया और बड़े बड़े उत्साह से मैंने उससे कहा कि तुम ही खाओ। मुझे लगा जैसे मेरा बचपन फिर से मेरी बेटी के रूप में लौट आया है। उसका सरल सहज भोला स्वरूप देखकर मुझमें नया जीवन भर गया। मुझे उसकी बाल किरणें बड़ी अच्छी लगने लगी, इसलिए मैं भी बच्ची बनकर उसके साथ खेलने लगती हूँ, उसके साथ ही खाती हूँ, उसके साथ तुतलाती आवाज में बात करती हूँ। उसमें मैं समय में स्वयं यह समझती हूँ कि मैं भी उसके जैसी एक छोटी बालिका हूँ। मैं अपने जिस खोए हुए बचपन को बरसों से खोज रही थी, जो मुझे छोड़कर कहीं भाग गया था, उसे मैंने फिर से प्राप्त कर लिया। अर्थात मेरा खोया हुआ बचपन मुझे फिर से नए रूप में प्राप्त हो गया था। मेरी बेटी का बचपन ही मेरे लिए मेरा नया बचपन था, जिसने मुझे फिर से बचपन जैसी निडर स्वच्छंद मन मौजी तथा चंचल बना दिया था। अतः कवियत्री ने अपनी बेटी के बचपन में ही अपना नया बचपन पाया। अब आगे कहानी समझ में, तो ये जो, हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे पैरा पद्यांश के अंदर अनुप्रास व उपमा अलंकार के साथ माधुर्य गुण और वात्सल्य रस का अनूठा संयोजन दिखाई देता है ना। ममता वात्सल्य प्रेम जो है, बच्चों के प्रति ममता उमड़ रही है ना। हाँ, तो एंजॉय करना चाहिए, अगर छोटे बच्चे तो हमें भी उनके साथ खेलना चाहिए, है ना। हाँ, बचपन फिर से लौटकर आ जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, आंगन में बच्चे खेलते हैं, हम उनके साथ खेलते हो, उनकी हंसी देखकर हमारे चेहरे पर कैसी हंसी आ जाती है ना। ऐसा लगता है वो कुछ पल भी बहुत आनंददायक होते हैं। मुझे कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि सर आप जो पाठ्य पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो आप 2 प्रश्न आते हैं लगभग चैप्टर में, तो वो आप बता दो। तो भाई देखो, इसमें पहला जो आया था ना, वो है कवियत्री को बार बार क्या याद आती है। तो सिंपल सा है, हमने अब पाठ पढ़ लिया, अब तो चाहे कहीं से भी प्रश्न आ जाए हम उसका जवाब दे सकते हैं, अगर ढंग से पूरा वीडियो देखा है। मैं सभी बच्चों को एक बार फिर बोलता हूं कि आप लोग है ना 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखकर मत छोड़ा करो, आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, तभी तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, है ना। आराम से आप समझते रहो, महसूस करो उस चीज को पढ़ रहे हैं ना, जिसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सर, 1-2 बार आप इस वीडियो को देखो, ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है वीडियो, छोटा ही वीडियो होता है, उसको आप 1-2 बार पढ़ लो, फिर आप अपनी बुक पढ़ो, और फिर जो आपके पास रेफरेंस बुक है उससे, यानी 2-3 बार इस चीज को आप जब रिपीट कर लेते हो ना, तो ये चीज, हाँ, चैप्टर जो है ना वो पूरा हमें याद हो जाएगा। इससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, हम लोग उसको हल कर सकते हैं। तो कवियत्री को बार बार क्या याद आती है, युवा काल का जीवन, बचपन की मधुर यादें, जीवन खूब निराला है या मन का संताप। तो अब यहाँ पे तो वो बचपन ही चल रहा है, तो वो बचपन क्या, बचपन में कवियत्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई। अब हमें बताने की आवश्यकता है कि आप सब समझ गए ना। ये मैंने आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक पाठ पीछे पढ़ लिया और एक पाठ हमने हाँ आज पढ़ लिया।
तो ये दोनों पाठों का अब आगे टेस्ट होगा तो इन्हीं लाइनों में से मैं प्रश्न उठाऊंगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जो है ना, कोई और अदर रेफरेंस भी लेते हैं, कई वो कहते हैं ना गुरु जी से चलने मार का होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बच्चे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि भाई आप लोग पाठ जरूर पढ़ लिया करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप एक्स्ट्रा मत पढ़ो, भी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, है ना, लेकिन आप लोग आपकी जो बुक है ना, पाठ्य पुस्तक जो है ना, उसको आराम से एक बार रीडिंग कर लिया करो। हाँ, जी टिका के पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बचपन में कवियत्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई? कवियत्री की बहन, कवियत्री की माँ, कवियत्री की दादी, कवियत्री की सहेली। तो मम्मी आई थी ना उसकी। हाँ, उन्होंने बताया खुद कि मेरी माँ आई। हाँ, मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, आंसू पोंछे, दादाजी ने चंदा मामा दिखाया, है ना, ऐसा कुछ आया था ना वर्णन। हाँ, तो अब यहाँ पे कोई भी प्रश्न आ जाए हम वो प्रश्न कर सकते हैं, तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखा करो। हाँ जी, बीच में वीडियो मत छोड़ा करो। अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो उसको पूरा समझा करो। समझने के बाद जब मैं आपका टेस्ट लेता हूं ना, तो फिर उस टेस्ट में आपके फुल मार्क्स ही आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका सृजन पाठ्य पुस्तक जो है उसका 9वां अध्याय, मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चैप्टर। अब आज के आपके है ना, अब पद्य भाग कंप्लीट हो गया, ये देख लो। अब गद्य स्टार्ट होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इस चीज को रेगुलर, इस स्टडी को रेगुलर बनाए रखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहा तो इसको छोड़कर हम फिर राजस्थान जीके वाले वो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बच्चों ने मांग कर रखी है कि सर हमें अनिवार्य हिंदी की बहुत प्रॉब्लम होती है, आप चैप्टर पढ़ा दिया करो। एक बार जब आप पढ़ा देते हो फिर हम पढ़ते हैं, तो 2-3 बार के इस राउंड में क्या हो जाता है, हमारे पाठ पूरा याद हो जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए चला रखा है। आपको ये अध्याय जो है 9वां वो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। जो भी आर्ट, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है, सब जो 12वीं क्लास के, उन सब के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना फायदा उठा सके। तो आज का वीडियो यहीं पूरा होता है, आज की क्लास यहीं पूरी होती है। हाँ जी, अब आपको 8वें और 9वें टेस्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।